अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस सर्द मौसम में भी सियासी पारा खासा हाई है और कुछ लोगों का तो ब्लड प्रेशर भी इस वक्त खासा ऊपर दिखाई दे रहा है। और क्यों ना हो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, जिसको कहते हैं ना सज्जी दिखा के खबी मारना, सज्जी दिखा के खबी मार दिए। और बहुत से लोग अपना सा मुंह लिए बैठे हैं, परेशान है, चिलमन से लगे बैठे हैं, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। अब किन लोगों की परेशानी में इजाफा हुआ है और क्या फैसला हुआ है? कुछ फैसले तो नविश्ता दीवार थे, कुछ फैसले आज के इंपॉर्टेंट इजलास के बाद नविश्ता दीवार है, साफ लिखा हुआ पढ़ा जा सकता है। वो कहते हैं ना कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। कुछ लोग सच बोलने की तलकीन तो करते हैं, लेकिन बंद कमरों में बैठ के बड़ा झूठ बोलते हैं और उसके बाद मामलात होते कुछ और हैं। है कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। अब बहुत सारे लोगों से बड़े बड़े वादे किए गए थे, बहुत से लोगों से बहुत सारी कमिटमेंट्स थी, बहुत सारी गारंटीज ली गई थी, लेकिन सब कुछ धरे का धरा रह गया है। मुझे आज शेर बड़े याद आ रहे हैं सर्द मौसम के अंदर। वो कहते हैं हमारा इश्क जफर रह गया धरे का धरा, किरायादार अचानक मकान छोड़ गया। तो आप यूं समझ लीजिए कि किरायादार अचानक मकान छोड़ गया है, और किसका किरायादार मकान छोड़ के भागा है और किसके यहाँ जो अकमटक्का है वो खत्म हो गया है। फिर अब ये देखिए, एक ऐसा जुमला है जो पंजाबी लुगत का है, या अकमटक्का वाला जो मामला है। बहुत से लोगों में जो मोहब्बत चल रही थी, अब ये मोहब्बत खासी वीक होती हुई महसूस हो रही है। अच्छा, मैं जरा ना गुफ्तगू को आसान करता हूं और आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दो इंपॉर्टेंट इजलास वैसे एक ही इंपॉर्टेंट था, दूसरा तो ऐसे ही बस तारीखें भुगतने के लिए, और समझ लीजिए कि कागजी कार्रवाई थी उसमें। पहले इजलास में होने वाले फैसलों की सिर्फ और सिर्फ तौसीक हुई है। मैं ये सारी अपडेट्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज जो है वो मैसेज तक पहुंच सके, ज्यादा लोगों तक हमारा पैगाम पहुंच जाए। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे, यानी घंटी का बटन दबाएंगे, तो बर वक्त हमारी वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहेंगे। अब मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आज दो इंपॉर्टेंट इजलास हुए। एक इजलास तो कौमी सलामती कमेटी का था और दूसरा काबीना का इजलास था। कौमी सलामती कमेटी के अंदर हुए हुए फैसलों को काबीना इजलास के अंदर इंडोर्स करना था, उस पर बस कुंगी मारनी थी, दस्तखत करने थे और वो हो गए। अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास इसलिए अहम था कि उसमें जनाब हाफिज साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब मौजूद थे, उसमें DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम मौजूद थे, उसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मौजूद थे, उसमें सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे। यानी कोरम पूरा था, यानी जिनको होना चाहिए, जो फैसला साज हल्के हैं, वो सारे के सारे मौजूद थे। बाकी जो निगरां वजीर आजम है काकड़ साहब, उनको रात गए बुला लिया गया था कि हुजूर वापस आ जाए, डिवोर्स में बहुत कुछ हो गया, पाकिस्तान में जो कट्टा खुला हुआ है इसको बंद करना है। तो निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब भी मौजूद थे, साथ सुफरा भी मौजूद थे, खासतौर पर ईरान में जो पाकिस्तान के सफीर है वो भी मौजूद थे ब्रीफिंग के लिए। फिर निगरां वजीर खारजा भी मौजूद थे और उन्होंने भी जो ईरानी वजीर खारजा के साथ गुफ्तगू हुई उस पर ब्रीफिंग दी। खैर, वो कहते हैं ना कि सब हंसी खुशी रहने लगे। मुझे तो एक और वो लतीफा भी याद आ रहा है। वो कहता है भाई तुम ये बंदूक लेके क्यों आए हो, ये मिसाइल क्यों दागने हैं, तुम ऐसा करो कि ये गोलियां रखो यहाँ पर, जितनी गोलियां यहाँ चलानी थी यहाँ रखो मेज के ऊपर, जितने बंदे मारने, जितने बंदे चाहिए वो लेके चले जाओ, हम अगले साल और बंदे बना लेंगे। क्या है भाई, बंदे पैदा करने में हम खुद कफील है। तो बस कुछ ऐसा ही हुआ है, उन्होंने अपने बंदे मार दिए, इन्होंने जाके अपने मारते, और कहानी खत्म हुई, सब हंसी खुशी रहने लगे। फैसला यह हुआ है कि ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात को बहाल करना है, नंबर 1। दूसरा ये कि ना तो ईरान तनाव चाहता है ना पाकिस्तान तनाव चाहता है। निगरान वजीर खारजा ने बताया कि ईरानी भी चाहते हैं कि मामलात को जरा सहल किया जाए, आसान किया जाए, सीधा किया जाए। आप बरादर इस्लामी मुल्क है, नेबरहुड, जो मैंने कल आपको एक रिलीज पढ़कर सुनाई थी। खैर, अब ये मामला हो गया है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ठंडा हो गया है, तो बहुत से लोगों को ठंड पड़ गई है। और आज के इस डिसीजन में यह फैसला भी हो गया है कि पाइन 8 फरवरी का दिन इलेक्शन का दिन होगा। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, और काजी साहब ने कह दिया था कि पत्थर पे लकीर है, तो हुजूर ये पत्थर पे लकीर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज ही कह दिया था कि भाई ईरान में जो कुछ हुआ है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के ऊपर जो कुछ भी हुआ है, जो होता है होने दो, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जस्टिस काजी फाइज ईसा आज सुबह सेम पेज पर दिखाई दिए। उसके बाद जनाब जब हाफिज साहब जलवा फरोज
अफरोज़ मेंबर तो नहीं मैं कहूँगा, जब जलवा अफरोज़ मीटिंग हुए, तो उस वक़्त तो उनकी गुफ्तगू सुनकर भी, जिस इम्पोर्टेंट खिताब को रेफ़र किया था मैंने अपने पहले व्लॉग के अंदर, तो वो सुनकर भी यूँ लगा कि जैसे ये जो ईरान के साथ पाकिस्तान ने स्ट्राइक की उसके बाद, तो ज़रा अपनी टेस्टिंग-वेस्टिंग हो गई कि हमारे हथियार कैसे चल रहे हैं, हमारे जो जेट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, टारगेट को लॉक करके हम अटैक कर भी सकते हैं, नहीं तो वो होता है ना बाज़ औक़ात आप बंदूकें साफ़ कर लेते हैं, नालियाँ-नुलियाँ साफ़ करते हैं, उसके बाद ज़रा फायर खोल के देख लेते हैं, हाँ भी काम सिद्धा है। तो उनका काम ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है। मामलात बड़े सही चल रहे हैं, बस अब कुछ ऐसी ज़रूरत है हमें कि काउंटर स्ट्रैटेजी अगर कोई हम पर हमलावर हो जाए, तो हमें ज़रा जदीद निज़ाम की तरफ जाना है ज़रा। इसके लिए भी हम पूरा जाफ़िशानी के साथ काम कर रहे हैं। तो अब आगे की बात करें, दिस इज़ द वे फॉरवर्ड नाउ। खैर, लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस काज़ी फ़ायज़ीसा सेम पेज पे हैं, अब जनरल आसिम मुनीर साहब भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी हमारी फ़ौज, अस्करी इदारे, ये भी सेम पेज पे आ गए हैं और इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अच्छा, अगली बात जिसकी वजह से परेशानी बहुत बड़ी हुई है, आपने कल हाफिजाबाद में देखा कि मियां साहब सिर्फ 10 मिनट का खिताब करके वापस चले गए और जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि मुझे क्यों निकाला, 90 में मुझे क्यों निकाला, 97-98 में मुझे क्यों निकाला, उसके बाद जनाब 2013 में जब मैं आया तो 2017 में मुझे क्यों निकाला, अब मैं आऊंगा तो मुझे निकालोगे तो नहीं। अब उन्होंने आने से पहले ही कह दिया है कि पाइन आप जरा आपका मामला खत्म हो गया है, अब ये जो वेटरन्स है ना, वेटरन्स, अब उनका मामला खत्म है, अब यंग ब्लड चाहिए, अब जरा नए लोगों को आने दे। तो मियां साहब आप जरा बैठे, आप जरा रेस्ट वेस्ट करें, आपका हो गया चैप्टर खत्म और अब कुछ और लोगों की बारी है, जरा बैठे ना, जैसे आप बने सुप्रीम कमांडर, आप बैठ के मेंटोरिंग करें, जैसे होता है ना डग आउट के अंदर आप सीनियर खिलाड़ियों को रखते हैं कि यार तुमने जरा हौसला देना है, तसल्ली देनी, मोटिवेशन के लिए रखा हुआ होता है, तो आपका काम वो है, आप वो कीजिए। ये बड़ा ही डायरेक्ट किस्म का मैसेज मियां साहब को दे दिया गया है, जिसके बाद मियां साहब का टोन और टेनर जो है ना, बड़ा ही मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। वो बकअप कर रहे हैं अपनी साहबजादी को, आज उन्होंने खानेवाल भी भेजा उनको, लेकिन अभी तक बयानिया क्या है, क्या होगा, कोई समझ नहीं आ रही है। मियां साहब को जाना था लेकिन वो नहीं गए। अब आने वाले दिनों में भी हमारी इतलात यही है कि उनकी तबीयत जो है ना वो कुछ बेहतर नहीं है और बताया जाएगा कि मियां साहब की तबीयत नासाज है। जहां भी जाएंगे जरा मुख्तसर मुख्तसर सिर्फ नून लीग ने उनको शो पीस के तौर पे अपेयरेंस के लिए कि ये जो है हमारी तरफ से इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं मियां साहब, तो शो पीस के लिए जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको वोट इकट्ठे करने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करेगी, लाएगी, दिखाएगी कि ये देखो मियां साहब बैठे हुए हैं, और उसके बाद मियां साहब यूं ही हेलीकॉप्टर से वापस चले जाएंगे और बताया जाएगा कि सेहत की खराबी की वजह से वो ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। अब कहानी बीच में ये है कि इस बार मामला बड़ा क्रूशल होने जा रहा है। ये जो कॉम्पोजिशन होनी है ना, मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था कि इंतखाबात को इतना बड़ा मामला नहीं है, इंतखाबात की बाद की तस्वीर या बाद की शक्ल ज्यादा बड़ा मामला है। देखिए, इन इंतखाबात में अगर टोटल कैंडिडेट्स लगभग 18,000 हैं, यानी आम इंतखाबात 2024 के अंदर लगभग 18,000 उम्मीदवार दौड़ेंगे और उसमें से 18,000 में से मेरे सादा से पाकिस्तानियों तकरीबन 12,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आजाद हैं, 12,000 के करीब कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट्स हैं। आप जरा समझिए बात को। और उन 12,000 में से भी सिर्फ 6,000 ऐसे इंडिपेंडेंट्स हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी से रहे हैं, जैसे तहरीक इंसाफ है। अब तहरीक इंसाफ ये कह रही हमारे बैक कैंडिडेट्स ये होंगे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी दरपर्दा पीछे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 6,000 वो और 6,000 वो जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। 18,000 में से 12,000 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। अब आप अंदाजा कीजिए कि 6,000 जमा 6,000 जमा 6,000 बनते हैं 18,000। अब जो 12,000 टोटल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, भाई जिस तरफ जाएंगे, जिस पलड़े में वजन डालेंगे, वो पलड़ा भारी हो जाएगा। अब इट डिपेंड्स अपॉन द कुव्वत मुक्तदिर हल्के कि उन्होंने कॉम्पोजिशन क्या बनानी। मुझे जरा पहले बताया ना, शहबाज साहब कहाँ है आजकल? शहबाज शरीफ साहब नजर नहीं आ रहे, फिर हमजा शहबाज साहब दिखाई नहीं दे रहे। जब जब बुरा वक्त आता है तो फिर लॉबिंग के लिए जरा पीछे हट जाते हैं। हमजा साहब नजर नहीं आ रहे, शहबाज साहब नजर नहीं आ रहे, सिर्फ एक मरियम बीबी डटी हुई है या वो जा रही है, कैंपेन कर रही है, बयानिया ब्यूनिया कोई पता नहीं है। हाँ, अब दो प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं। नंबर 1 बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी, एंड नंबर 2 जहांगीर खान तरीन। आने वाले दिनों में आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अब वफाक में हुकूमत बनाने के लिए जाहिर है आपको बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंध भी इंपॉर्टेंट है,
समहाउ और दिया था। फिर उसके बाद केपी भी इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान में क्या होगा, पंजाब में कितने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीत के आएंगे, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहे हो। सिंध में तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी की मेजोरिटी है। और फिर उसके बाद रह गया केपी, तो केपी के अंदर हालात ठीक नहीं है। वहां पे अभी बड़ी मामलात अनसर्टन है, वहां पर क्या होने जा रहा है। वहां पर भी कभी इम्कानात यही है कि इंडिपेंडेंस ही जो है वो ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर जीतेंगे। उसके बाद कॉम्पोजिशन वो होगी जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी। यानी ऐसा नहीं है कि किसी को अभी लग रहा है ना कि हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को कैटेगोरिकली कुछ चीजें समझा दी गई हैं, क्योंकि उनको कहा गया था कि भाई यहां तक हम आपके साथ आ गए, वो जिस लंदन प्लान की बात करते हैं हमने एग्जीक्यूट करके दे दिया। आगे अब दौड़ अपनी अपनी है। मकबूलियत क्या है, इंतखाबात में वोटर को कैसे पुल करना है, सारा कुछ हम चेपियां चुपियां नहीं लगा के देंगे आपको। और ना ही मैं आपको बताऊं, एक बात बड़ी क्लियर है कि पोल डे के ऊपर रिगिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये भाई 21वीं सदी है, 2024 है, पोलिंग डे पे रिगिंग करना पॉसिबल नहीं है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत वॉरियर माइंडसेट का है, वो तो जनाब फुटेज भी बनाएंगे, तस्वीरें भी बनाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। तो फौज ने भी कह दिया कि भाई ये काम हम नहीं करेंगे। 3 लाख की नफरी फौज की, तकरीबन 2.25 लाख की, वो इलेक्शन ड्यूटी कर रही होगी, लेकिन इस मामले के अंदर फौज आने की नहीं है। ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने कह दिया है। वो कहते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से प्यार कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। तो नून लीग को, मियां साहब को कह दिया कि हद से गुजर जाने का नहीं भाई। उसके बाद जो है मामलात खासे खराब है। अभी तक किसी को ये पता नहीं है, सब कंफ्यूज फिर रहे हैं कि होना क्या है। लेकिन हर एक को ये पता है कि जो हम सोच रहे हैं वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, और होगा वही जो हाफ साहब कहेंगे। और हाफिज साहब का जो माइंड है वो ये है कि बहुत से लोग उनको ये कह रहे हैं, तरले मिन्नतें डाल रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त और दे, मामलात को जरा सुलझाने के लिए हमें जरा फिर से जरा एग्री करने की जरूरत है, कुछ चीजों को जरा रिवाइज करने की जरूरत है, नजर सानी करने की जरूरत है। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, 8 फरवरी पत्थर पे लकीर, 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है। अब 8 फरवरी को क्या होगा कोई नहीं जानता है। 8 फरवरी के बाद क्या होगा, ये असल इंटरेस्टिंग चीज है। तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, जैसे ही कोई मजीद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आएगी इंशाल्लाह आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। हमारा आपसे वादा है कि हम आपको हर खबर से बाखबर रखने के लिए बर वक्त मौजूद है। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो बर वक्त हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहेंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।